हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप जब आर्टिकल खुद से या फिर जब जो पीडीएफ है उसको खुद से पढ़े तो चीज़ें आपको समझ में आए। और इसी के साथ में आपको हर आर्टिकल को प्री और मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो बताने की कोशिश करूंगा। और ये जो भी एनालिसिस है इट इज बेस्ड ऑन जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से हम चीजें एनालिसिस कर रहे हैं। और जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड है वो चाहे आपका प्री का हो या मेंस का हो, यूपीएससी का हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस का हो, उसके लिहाज से चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई अगर हमारे क्लासरूम से जुड़ना चाहता है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 6002417488 नंबर पे। बाकी जो कोर्स का हाईलाइट है उसको इसमें मेंशन किया गया है। और बाकी जो भी आपकी क्वेरीज है या फिर कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपका जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला आर्टिकल बात करता है, जो पहला आर्टिकल है पर्सनालिटी ड्रिवन है। तो अभी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पर्सनालिटी ड्रिवन चीजें पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल जीएस पेपर जो 4 है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसमें डिफरेंट पर्सनालिटी से हम क्या जो एट्रीब्यूट्स है वो ले सकते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। सेकेंडली, जो डिफरेंट पर्सनालिटीज होती है वो अपने समय पे कुछ ना कुछ तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया होगा सोसाइटी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, आर्ट एंड कल्चर में, तो उनको हमें जानना जरूरी रहता है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि आपको हर पर्सनालिटी को सेपरेटली नहीं पढ़ना है। आप जैसे अभी हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पीएम ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसमें आपको ये जरूरी नहीं है कि आप हर जो पर्सनालिटी है उसको सेपरेट से पढ़ेंगे। जब आप अभी जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम कब पढ़ते हैं, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं जीएस पेपर 1 के लिए, विद इन हिस्ट्री। तो उसमें हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत कुछ जानने को हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के पीएम बने तो उस समय दो सबसे बड़ी दिक्कतें हमारे देश फेस कर रही थी। नंबर 1 फूड क्राइसिस एंड नंबर 2 जो वार हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1965। तो उस समय जो नेहरू जी का लाल बहादुर शास्त्री जी का जो टॉल लीडरशिप था उसको हम देख सकते हैं। उन्होंने उस समय जो स्लोगान दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि इससे अभी पता चलता है कि हमारे देश का जय जवान से डिफेंस का सेगमेंट आ गया, कि डिफेंस का जो आपका सेगमेंट है उसमें हमें पावरफुल होना कितना जरूरी है और जो फोर्सेस है उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे देश के लिए। ओके, देश के सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने में। फिर जो हमारे किसान भाई है उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देश में जो फूड सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, वो हमें प्रोवाइड करती है भाई जो किसान भाई बहन है वो। तो इसमें अभी क्या है, जय जवान जय किसान उन्होंने जब नारा दिया तो जय जवान से हम देख सकते हैं कि कैसे उनके टॉल लीडरशिप की वजह से हमने 1965 का जो वार है उसको उसमें विजेता प्राप्त की और पाकिस्तान को पराजय किया। जय किसान से आप देख सकते हैं कि 1965 के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी के लीडरशिप में ही जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका आपका शुरुआत हुआ, जिससे अब हम क्या है, लगभग उस समय से अब तक 3 से 4 गुना जो फूड प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ा चुके हैं। हम नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर में तब्दील हो चुके हैं। देश के अंदर फूड सिक्योरिटी आ गई है। तो ये सभी चीजें क्या है, अभी आप जब भी लीडरशिप बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो लीडर का क्या या फिर डिफरेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का क्या रोल रहा है वो देखना जरूरी होता है। उस जो आपका सिनेरियो था, सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो या फिर इकोनॉमिक सिनेरियो, उसमें कैसा रोल रहा है। ओके, तो इसमें अभी आप देखें तो अर्ली लाइफ एंड आइडियोलॉजिकल फॉर्मेशन अगर देखें शास्त्री जी का, तो रूटेड इन गांधीयन सिंप्लिसिटी। तो गांधी जी का जो सिंप्लिसिटी का जो आपका फिलोसॉफी था, ओके, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो आपका आइडियोलॉजी था शास्त्री जी का। तो गांधी जी का इम्प्रिंट है शास्त्री जी के ऊपर। ओके, और बात के समय पे देखें तो लाला लाजपत राय जी, नेहरू जी, इनका भी आपका आप इम्पैक्ट देख सकते हैं
ऑन लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर रोल देख सकते हैं इनका फ्रीडम मूवमेंट में। तो बाकी जैसे हम अदर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते हैं, उसी तरह से हम क्या है इनका भी रोल देख सकते हैं। तो गांधीयन स्टाइल को कमिट करते हैं। ओके, धर्मा इन एक्शन को मानते हैं। तो एक्शन में क्या होना चाहिए? धर्मा। तो अभी धर्मा मतलब क्या? राइचुअस एक्शन, सही एक्शन। तो राइचुअस एक्शन अभी हमें कहाँ यूज करना होगा? जीएस पेपर 4 में। ओके, देन आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल कैरियर को अगर देखें तो इसमें आप जो मैंने किसान का रोल के बारे में, फिर जवान के रोल के बारे में, उन्होंने किस तरह से प्रेज किया या फिर किस तरह से उन्होंने क्या किया, देश का डिफेंस और किसान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज अपनाई। ओके, और इवन इसमें और एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि एक समय था जब आपका रेल एक्सीडेंट हुआ था, उनके समय जब वो रेल मंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया था, जब रेल का एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने पोस्ट से क्या किया, रिजाइन कर दिया। तो इसमें आप उनका एथिकल बेंचमार्क देख सकते हैं कि उन्होंने जो गलती थी वो अपने सर पे ली। तो इससे क्या है, एक लीडरशिप क्वालिटी को आप देख सकते हैं इसमें। ओके, तो मॉरल कॉम्पास इन गवर्नेंस कैसे हम डेवलप कर सकते हैं बाय शास्त्री जी, वो आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो बाकी ये सभी जो चीजें हैं इससे आप बाकी देख लीजिएगा। 1965 का वॉर, देन ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर जो लैंग्वेज एजिटेशन चल रहा था उसमें भी शास्त्री जी ने बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया कि हमें क्या करना है, एसिमिलेट करना है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको संजो के रखना है। फिर ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने क्या किया, पीस ट्रीटी साइन की इन उज्बेकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली ताशकंद में उनकी डेथ हो गई। तो इसमें बहुत सारा कंस्पिरेसी थ्योरी है, अब क्या हुआ क्या नहीं ये पता नहीं है। बाकी हमें जो कंस्पिरेसी थ्योरी है उसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा उसका जरूरत नहीं है। बाकी ये चीजें आप एक बार ध्यान से देखिएगा। और एथिकल लेंस से नैरेटिव डिसिप्लिन, ओके, तो ये सभी चीजें आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। अभी ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अगेन पर्सनालिटी के बारे में। तो इसमें पर्सनालिटी में भी पीएम जो करंट हमारे पीएम हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो इस आर्टिकल में अभी क्या है, सीधा सीधा करंट पीएम के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ओके, जो करंट पर्सनालिटी है उनके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका प्रेज भी रहता है, कंट्रोवर्सी भी रहता है। ओके, तो उससे क्या है, पर्सनालिटी ड्रिवन, करंट पर्सनालिटी ड्रिवन क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है। ओके, इन फ्यूचर पीएम, करंट पीएम के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें अभी करंट पीएम के दौरान ओके आपके कौन से डेवलपमेंटल स्टोरीज हम देख सकते हैं और क्या आपके कंट्रोवर्सीज रही है, वो सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी इस आर्टिकल से हमें क्या करना है, ये समझना है कि पिछले 11 ईयर्स में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके समय लीडरशिप में क्या क्या चीजें चेंजेस आई है देश में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जैसे पीएम गति शक्ति या फिर भारतमाला देख सकते हैं आप। गवर्नेंस में बहुत ज्यादा ओवरहॉलिंग हुआ है, जैसे गुड गवर्नेंस के लिए आप मिशन कर्म योगी देख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया गया है ताकि हम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन रख सके। और जो प्रोएक्टिव आपका स्ट्रेटेजी है टू प्रोटेक्ट इंडिया सिक्योरिटी, तो आप वो देख सकते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर हमारा करंट जो ऑपरेशन सिंदूर है। ओके, तो इसमें हमने क्या किया है, और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ली है और प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया है अगेंस्ट टेररिज्म, और जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी लिया है जो पास्ट में कम देखा गया था। ओके, तो अभी इसमें फिर देख सकते हैं नेक्स्ट। ओके, तो मन की बात जो अनुष्ठान है उससे अभी क्या होती है, आपका टू वे साइकोलॉजिकल एक कनेक्शन बनता है विथ सिटीजन, जो पहले नहीं देखा गया था। ओके, फिर आप इसमें ओके, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉर्डर रीजन में, ट्राइबल रीजन में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में भी देखे तो बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। वेलफेयर के अप्रोच से देखे तो आपके लार्जेस्ट जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है आयुष्मान भारत, उसको लिया गया है। ओके, इसके अलावा एंटी माओइस्ट सक्सेसेस जो है इंटरनल सिक्योरिटी में अगर देखे, बॉर्डर सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन किया गया है। ओके, फिर गति शक्ति के तहत जो अभी मेंशन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। मेक इन इंडिया के तहत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
को ध्यान में रखा गया है। स्टार्टअप इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ड्रिवन आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा गया है। असेंबल इन इंडिया में आपका देश के अंदर कैसे असेंबल करना है, ओके, उसमें ध्यान दिया गया है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बढ़ाने की कोशिश की गई है। पीएम किसान के तहत क्या है, देश के जो पीएम किसान आपके भाई बहन है उनको मदद करने की कोशिश की गई है बाय कैश इंसेंटिव ऑफ 6,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट इन 1 ईयर। तो ये सभी चीजें आप हर सेगमेंट में देख सकते हैं। ओके, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में अभी जो मेंशन किया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ओके, फिर आपका जो डेवलपमेंटल बॉर्डर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नियर बॉर्डर रीजन, ओके, टू काउंटर चाइनास एग्रेशन, तो ये सभी चीजें हम देख सकते हैं। ओके, फिर भुज का जो अर्थक्वेक था गुजरात में 2001 में, उसमें कैसे लीडरशिप का रोल प्ले किया, ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। तो इसमें अभी बाकी अगर देखें तो कुछ कंट्रोवर्सीज भी इसमें दिखाई गई है। ओके, तो अनसर्टेन अनक्रिटिकल लार्जली अनक्रिटिकल ऑफ फेलियर्स, जैसे कि आपके जो फार्मिंग कम्युनिटी का जो डिस्कॉन्टेंट है या फिर फार्मिंग सेक्टर का जो डिस्कॉन्टेंट है, ओके, जैसे फार्म जो फार्मर्स है उनका जो प्रोटेस्ट है। ओके, फिर इंस्टीट्यूशनल बैक स्लाइडिंग आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस में किसी इंस्टीट्यूशंस में क्या है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कंपैरेटिवली घटी है, या फिर आरटीआई जैसे लॉ में क्या है, आप थोड़ा उसका डाइल्यूशन देख सकते हैं। और इसी के बाद क्या है, जो आपकी पार्लियामेंट में देखे तो फॉर एग्जांपल जो आपका डिप्यूटी स्पीकर का पोस्ट है उसको अभी तक फिल नहीं किया गया है। ओके, तो ये सब कुछ क्या है, नेगेटिविटीज आप देख सकते हैं या फिर क्रिटिसिज्म देख सकते हैं। फिर जो इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ता जा रहा है। डेमोक्रेसी के कुछ वैल्यूज में को लेके भी क्या है, कंसर्न देखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, तो अच्छा बुरा दोनों ही इसमें मेंशन किया गया है। और हमें क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही चीजों को ध्यान रखना है किसी भी चीज में। ओके, एनीथिंग, कोई चीज आपको बुरा दिख रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो सिविल सर्वेंट का पर्सपेक्टिव को आपको वैसे ही बनाना है। एज ए पोटेंशियल सिविल सर्वेंट किसी भी चीज में आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों देखनी है। और एग्जाम में जब आप आंसर करते हैं, कोई चीज में आपको क्रिटिकली कुछ पूछा गया है तो उसको आप सिर्फ क्रिटिसाइज ही ना करें, उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखे। और किसी में नॉर्मली कमेंट करने को कहा है तो उसमें आप क्या है, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव को भी दर्शाए और सिर्फ नेगेटिव में रुक ना जाए, उसमें वे फॉरवर्ड भी आपको दिखाना है। क्योंकि आप एक क्या है, फ्यूचर पोटेंशियल ऑफिसर है। कल आपको गवर्नमेंट में आप देख रहे हैं कि 10 नेगेटिव है, 10 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव आपने दिखा दी। अभी 10 नेगेटिव का सजेशन भी देना होगा, सिर्फ हम नेगेटिव को दिखा नहीं सकते। अगर नेगेटिव हमें दिख रहा है तो उसका पॉजिटिव क्या होगा, उसका वे फॉरवर्ड हमें लिखना जरूरी रहेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अभी ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअसली 4-5 आर्टिकल है जो अबाउट जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है और कैसे जीडीपी ग्रोथ कंट्री का रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं दर्शाता है, उसके बारे में बात कर रहा है। जो एक डाइकोटॉमी है, एक जो डायलेमा है, एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में बात कर रहा है कि आज के समय पे हम अगर देखें तो इंडिया वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। ओके, तो अभी और सून गोइंग टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ग्रोथ अगर देखे जीडीपी का ग्रोथ तो वो तो बढ़िया एक हमें पिक्चर दिखा रहा है, लेकिन क्या उससे डेवलपमेंट का पिक्चर सही हो जाता है, ये आपका आर्ग्यूमेंट है मेन। ओके, तो अभी जीडीपी क्या है, एक क्वांटिटेटिव टर्म है। ओके, नंबर्स में हमने देखा कि नंबर्स बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन क्या जो जीडीपी बढ़ा हुआ जीडीपी है ये डेवलपमेंट को एंश्योर कर पा रहा है, क्या इनकम इनइक्वालिटी को दूर कर पा रहा है, क्या वेज डिसपैरिटी को दूर कर पा रहा है। ओके, क्या वर्कर और ओनर के बीच का जो डिसपैरिटी है, लाइफ का डिसपैरिटी हो, इनकम का डिसपैरिटी हो, क्वालिटी का डिसपैरिटी हो, उसको दूर कर रहा है क्या वुमेन एम्पावर्ड हुई है, क्या रूरल और अर्बन के बीच में जो गैप है वो फील हुई है क्या। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, आपकी जो डिजायर्ड लेवल का ग्रोथ है, सॉरी डिजायर्ड लेवल का जो डेवलपमेंट है वो नहीं देखा गया है। तो ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है कि 6% 7% जीडीपी ग्रो कर रहा है, और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है कि जो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है उससे क्या लोगों को सहूलियत मिल रही है, एजुकेशन सभी को मिल रहा है, घर सभी का आ रहा है कि नहीं, सभी एम्प्लॉयड है या नहीं है, हेल्थ कैसा है लोगों का, सैनिटेशन अच्छा है या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सही है या नहीं है। तो वो पैरामीटर्स में अगर हम फेल है तो सिर्फ ग्रोथ ऑफ जीडीपी हमें डेवलपमेंट नहीं दिलवा सकता है, जो ग्रोथ है उसको डेवलपमेंट में तब्दील करना जरूरी रहेगा। तो यही सभी चीजें इन डिफरेंट आर्टिकल्स में कही गई है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें अभी कहा गया है कि जो पर कैपिटा इनकम है, तो अभी देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम में हम 100 से भी ऊपर
हमारा रैंक है। मतलब पर कैपिटा इनकम देश में क्या है, बहुत कम है, लगभग 2 लाख के लगभग है ये। ओके, ये सालाना एक व्यक्ति 2 लाख सिर्फ कमाता है, जो कि काफी कम है। ओके, बाकी अब दूसरे देशों में देखें तो ये क्या है, 15-20 लाख के आसपास है, जिससे क्या है एक बेटर ह्यूमन लाइफ जिया जा सकता है, बेटर एजुकेशन ली जा सकती है, बेटर हाउसिंग हो सकता है, बेटर सैनिटेशन हो सकता है, बेटर हेल्थ फैसिलिटी हो सकती है, तो उसको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मुझे लग रहा है इस बार इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी इसमें जीडीपी इज नॉट इक्वल टू प्रोस्पेरिटी। ओके, जीडीपी हाई होने से ये नहीं पता चलता है कि लोगों का समृद्धि हो रहा है। जीडीपी इज नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट, जीडीपी इज जस्ट शोइंग ग्रोथ नॉट डेवलपमेंट। ओके, एजुकेशन, हेल्थ, डिसेंट वर्क कंडीशन, ये हो गया डेवलपमेंट। ओके, फिर अब नेक्स्ट अगर देखें इसमें, ओके, तो हमें फोकस कहाँ पे करना है, सोसाइटी में बहुत सारा इशू है, पॉपुलेशन प्रेशर है, रूरल लाइवलीहुड जनरेट नहीं हो रही है, जेंडर अनपेड लेबर है। ओके, बहुत सारा अनपेड केयर वर्क देती है वुमेन। ओके, तो उसका कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं है जीडीपी में। ओके, जबकि वो डेवलपमेंट में क्या है, अभी चाइल्ड को रेयर करना, चाइल्ड को आगे बढ़ाना, चाइल्ड को शिक्षा देना, उसमें माँ का बहुत ज्यादा रोल रहता है, या फिर वुमेन का बहुत ज्यादा रोल रहता है। ओके, तो उसको काउंट नहीं किया जाता है इसमें। देन गवर्नेंस में देखें तो एजुकेशन, हेल्थ, लेबर राइट्स, ओके, ये सभी इंश्योर नहीं हुई है पूरी तरीके से। तो इसीलिए क्या करना है, हमें ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट को इंश्योर करना जरूरी है। इनफॉर्मल सेक्टर को हमें फॉर्मलाइज करना जरूरी है, जो लेबर वर्कर के राइट्स है, सोशल सिक्योरिटी है, उनको इंश्योर करना जरूरी है। मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है। ओके, कि हर सेक्टर का डेवलपमेंट होना है और हर तबके के लोगों को इकोनॉमिक में पार्टिसिपेशन दिलवाना है, और उनका इकोनॉमी इकोनॉमी में आपका डेवलपमेंट के लिए हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ओके, हाउसिंग, ये सभी चीजें इंश्योर करनी जरूरी रहेंगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है अबाउट आपका क्या जीडीपी जो है वो प्रोस्पेरिटी को दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देश में अभी भी चल रही है, तो उसको दूर करना जरूरी रहेगा। वही सभी चीजें फिर पढ़ेंगे, तो क्यों मैंने इंक्लूड किया इन आर्टिकल को, ताकि इससे आपका रिवीजन हो सके। फिर अभी अमर्त्य सेन जी, जो आपके नोबेल लॉरियट है, उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया है कि देश में जीडीपी ग्रो हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन उससे देश का डेवलपमेंट का पता नहीं लगता है। देश का डेवलपमेंट के लिए हर लोगों के पास कैपेसिटी होना पड़ेगा, और हर लोगों का कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पहले तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बढ़िया एजुकेशन देना पड़ेगा, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज रखना पड़ेगा, जिससे लोग क्या है केपेबल बने, पढ़ेंगे तो दिमागी तौर पे आगे बढ़ेंगे, कैपेबिलिटी बढ़ेगा, मानसिक कैपेबिलिटी। देन अगर हेल्थ अच्छी रही तो फिजिकली ठीक रहेंगे, तब जाके लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, कैपेबिलिटी उनका अप्रोच, कैपेबिलिटी उनका बढ़ेगा। तो ये जो सेन साहब का कैपेबिलिटी अप्रोच है, इनको आप ऐसे में मेंशन कर सकते हैं। फिर आप किसी आंसर लिख रहे हैं कोई आपके डेवलपमेंटल डिसपैरिटी में, तो उसमें मेंशन कर सकते हैं। और एक सेन भागवती डिबेट भी कभी देखा जाता है। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा, जो जगदीश भगवती साहब है, उन्होंने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ जरूरी है। उसमें भगवती साहब सही है कि जीडीपी ग्रो करेगा, सरकार के पास तभी कमाई आएंगी, देश में कमाई आएंगी, तो क्या है डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। सेन साहब कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ सही है, चाहिए, लेकिन जीडीपी ग्रोथ से अगर ह्यूमन का कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो रहा है, इनइक्वालिटी कम नहीं हो रही है, सोसाइटी में सोशल जस्टिस नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, तो वैसे जीडीपी क्या है, वो फ्यूटाइल है। तो इसीलिए लोगों का कैपेसिटी बढ़ाना जरूरी है। तो अभी दोनों ही क्या है, अपने अपने जगह सही है। ओके, तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, अपोजिट नहीं कर रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट सही एक ही बात है। ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट जीडीपी। तो अभी जो हम जीडीपी का ग्रोथ देख रहे हैं, इसमें आपका ये मेंशन किया गया है कि आप देख सकते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ में अभी सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है 57% कहां से आ रहा है, सर्विसेज सेक्टर में, जिसमें कितने लोग एम्प्लॉय है, 30 या 30 से भी कम, 16% एग्रीकल्चर से आ रहा है, और 46% एम्प्लॉयड है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जिस सेक्टर में डेवलप है, उससे कमाई बहुत कम आ रही है। मतलब ये जो शेयर ऑफ पॉपुलेशन है, इनका जो डेवलपमेंट है, वो आपका जितना डिजायर्ड है वो नहीं है। ओके, तो अभी ये जीडीपी को हम एक लेवल के बाद नहीं बढ़ा सकते, इसको ज्यादा से ज्यादा हम 20 से 25 ले जा सकते हैं।
तो बाकी क्या करना होगा, इसमें थर्ड एक सेक्टर जुड़ेगा जो है ऑलरेडी, लेकिन जोड़ना पड़ेगा हमें, वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उसमें ये जो एक्सेसिव पॉपुलेशन जो आपकी एम्प्लॉयड होके रखी है एग्रीकल्चर में, उसको शिफ्ट करवाना पड़ेगा इंडस्ट्री में। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है। ओके, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को, ओवरबर्डन जो है रूरल लाइवलीहुड में एग्रीकल्चर के ऊपर, उसको हटाया जाए। रूरल अर्बन जो डिसपैरिटी है, और रूरल लाइफ देखे तो बहुत ही क्या है, डिस्ट्रेसिंग है। डिस्ट्रेसिंग मीन्स इन टर्म्स ऑफ इनकम। ओके, इन टर्म्स ऑफ कल्चर तो अच्छा ही है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी इसमें अगर अगेन आप देखें तो 136 है इन नॉमिनल पर कैपिटा जीडीपी। तो अभी पर कैपिटा जीडीपी अच्छा होना जरूरी है। इसमें अगर हम रैंक 50 में भी आ जाता है तो भी इस कंडीशन बहुत सुधर सुधर जाएगा। तो ये हमें सुधारना बहुत जरूरी है पैरेलली विथ जीडीपी, कि पर कैपिटा जीडीपी को हमें देखना जरूरी रहेगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, बाकी पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स विथ अ ह्यूमन फेस। तो अभी इकोनॉमिक्स विथ अ ह्यूमन फेस, इसमें आपको डरनी जरूरी नहीं है कि अभी कल ऐसे आ गया कि इकोनॉमिक्स विथ अ ह्यूमन फेस कमेंट, इतना में क्वेश्चन बन गया। तो इसमें अभी इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कहता है आपका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी चीजों के बारे में। तो अभी ध्यान रखिएगा कि हम जब इकोनॉमिक्स देखते हैं या फिर इंडिया की इकोनॉमी देखते हैं, तो उसमें क्या है, 3 सेक्टर हमें दिखाई पड़ता है। और 3 सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। ओके, प्राइमरी में आप एग्रीकल्चर, फिशरी एक्सेट्रा है। फिर आपके सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री एक्सेट्रा है। और सर्विसेज सेक्टर में जो सर्विसेज सेक्टर है, ओके, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, आपका आईटी हो, अदर सेक्टर्स। ओके, तो अभी इसमें आपका सबसे ज्यादा सर्विसेज सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है, और सेकेंडली इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और उसमें भी क्या है, जो आपका कमाई है सबसे ज्यादा हो रहा है किसको, कैपिटलिस्ट क्लास को, या फिर जो टेक्नोक्रेट्स है, या फिर जो हाईली स्किल्ड पर्सन है। और बाकी जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है आपके लगभग 80-90%, वो पिछड़ी हुई है। तो इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ तो है, लेकिन उसमें ह्यूमन फेस नहीं है। ह्यूमन फेस क्या कहता है कि सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी रहनी चाहिए। एटलीस्ट हर व्यक्ति को इतना तो कमाना चाहिए कि वो आराम से अपना फैमिली चला सके, अपना घर बसा सके, फिर एजुकेशन दे सके बच्चों को, कोई बीमार हो तो हेल्थ को ठीक रख सके। ओके, देन लेजर टाइम स्पेंड कर सके अपने फैमिली के साथ। ओके, घूम फिर सके। तो उसी को कहा गया है ह्यूमन फेस। मैं सिंपल टर्म में आपको समझा रहा हूं। ओके, कि हर व्यक्ति जब खुश रहेगा, और खुश रहने के लिए उसको जितने मिनिमम जो इनकम है, अभी हर इंसान को इसमें अंबानी, अदानी या फिर इलोन मस्क नहीं बनाना है। ओके, लेकिन हर व्यक्ति को इतना कैपेबल बनाना है कि हर व्यक्ति अपना फैमिली को चला सके, अपने आप को चला सके। ओके, वो चाहे आपका मैन हो, वुमेन हो। ओके, हर किसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं इसमें। तो क्या करना है हमें, जो सोशल इंजस्टिस है, सोशियो इकोनॉमिक इंजस्टिस इकोनॉमी में, उसको दूर करना है। इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देना है, ताकि लोग एक अच्छा लाइफ जी सके। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो भी यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट है, इनके नाम आप कोट करेंगे इन ऐसे में, फिर एथिक्स में, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ओके, जैसे अमर्त्य सेन जी के बारे में ऑलरेडी कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट करना जरूरी है। ओके, सिर्फ ग्रोथ से हम डेवलपमेंट अचीव नहीं कर सकते हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच लेना है, जो ऑलरेडी बात किया। फिर महबूबुल हक जी जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने यूएनडीपी में आपका जो एचडीआई का कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। की ह्यूमन डेवलपमेंट में 3 सबसे मुख्य चीज है, लोगों की कमाई, ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन। मतलब उसमें ऐसा मेंशन किया है कि हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए क्या चाहिए, इनकम चाहिए। ओके, तो वैसे ही आइडियाज इसमें मेंशन किए गए हैं। जैसे जगदीश भगवती जी के बारे में कहा, उन्होंने फ्री ट्रेड लिबरलाइजेशन के बारे में कहा है कि फ्री ट्रेड होगा, लिबरलाइजेशन होगा, तो देश में ज्यादा से ज्यादा कमाई होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, सर्विसेज सेक्टर की डेवलपमेंट होगी, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा विथ टेक्नोलॉजी, तभी लोगों को काम मिलेगा। तो अभी इन दोनों के बीच क्या होता है, जो पर्सनालिटी है, एक डिबेट रहता है। तो ये डिबेट क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, जो मैंने आपको बताया कि ग्रोथ चाहिएगा तभी डेवलपमेंट होगा। ओके, लेकिन खाली ग्रोथ से हम डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना है, इकोनॉमी को एक ह्यूमन फेस देना है थ्रू वेलफेयर मेजर्स। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं चीजों को। चलिए आगे देखते हैं। तो सब चीज को मैं बारीकी से नहीं समझा पा रहा हूं, क्योंकि बहुत चीजें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ओके, बाकी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएंगी। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है बैक ऑन रोड टू ग्रोथ। तो ग्रोथ को रोड में लाने के लिए, ओके, क्या करना है, ध्यान रखिएगा।
वही रटी रटाई बातें हैं कि हमें हमारा जो बॉटलनेक है, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक में आप क्या देख सकते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। एनर्जी जितना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर आपके डिफरेंट अदर एनर्जी है, उसका आपका स्कैसिटी है, तो उसको हमें 100% लाना है। एनर्जी को, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे 3-4 सेगमेंट होते हैं, रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे। ओके, फिर रिफॉर्म लानी है कहाँ, आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें जो रेगुलेशन है उसको कम करना है। फिर जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको ओवर रेगुलेट किया जाता है बाय गवर्नमेंट, तो उसको भी क्या करना है, कम करना है, और गुड गवर्नेंस लानी है, ताकि क्या है, जो एंटरप्रेन्योर्स है वो आपका इन्वेस्ट कर सके। ओके, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें ग्रोथ का बारे में बात किया गया है, क्योंकि ग्रोथ होगा तो ही डेवलपमेंट होगा, और ग्रोथ के लिए भी क्या है, फ्री फ्लो ऑफ ग्रोथ को करवाना जरूरी है। उसके लिए आपका डी रेगुलेशन करना, ओके, या फिर लेस रेगुलेशंस लगाना, फाइनेंशियल सेक्टर ठीक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, ओके, टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना, स्किल देना, ये सभी चीजें आ जाएंगी इसमें। ओके, और गवर्नमेंट को भी अपने तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रोडवेज, रेलवेज, एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी चीजों में खर्च करनी पड़ेंगी, स्किल डेवलपमेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम। तो ये मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, इसको कई बार समझा चुका हूं, कल भी और उसके फास्ट के क्लासेस में भी। तो देश का इकोनॉमी ग्रो करने के लिए हमें क्या है, इनोवेशन का इकोसिस्टम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनोवेशन से क्या है, नई चीजें हम कर सकते हैं, और इनोवेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रिसर्च करना, R&D में और खर्च करना, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको आगे ले जाना, नई टेक्नोलॉजी का सर्च करना, ताकि प्रोडक्शन क्या हो, नॉलेज बेस्ड हो, और प्रोडक्शन में कम से कम इनपुट लगा के ज्यादा से ज्यादा हाई वैल्यूड प्रोडक्ट बना सके, उसको देश में भी हम आपके कम प्राइस में वैल्यूड प्रोडक्ट दे सके, और इससे क्या है, हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी हम एक्सपोर्ट कर सके। ओके, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है जो हमें हमेशा बात करते रहता हूँ अबाउट R&D। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं लगभग अभी ये मेरा 5वां मंथ है न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हुए। तो मैं एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं देखता हूँ कभी भी कि बहुत कुछ आया है, मतलब आप 4-5 महीने लगातार अगर देख लेंगे ना, उसके बाद आप जस्ट, आपको एक क्या है, ओवरव्यू रखना है, जस्ट एक इंसाइट, मतलब जस्ट एक आपको आंख फेरना है न्यूज़पेपर में या फिर एनालिसिस में, आपको सभी चीजें क्या है, रिकॉल होती रहेंगी। इसीलिए न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हर आर्टिकल का, हर टॉपिक का आपको एक क्या है, ओवरऑल हॉलिस्टिक आइडिया आपको मिल जाता है, जिससे आप एग्जाम में बेटर आंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरव्यू में बेटर जवाब दे सकते हैं। ओके, बेटर एक्सपर्ट जैसे जवाब देते हैं वैसे आप एक्सपर्ट का जो व्यू है उसको रख सकते हैं। ओके, आप छोटा मोटा खुद भी एक एक्सपर्ट बन जाएंगे इन चीजों को पढ़ेंगे तो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट हीट वेव्स के बारे में। तो अभी हीट वेव के बारे में भी हमने कई बार चर्चा की है, तो इसको मैंने फिर से लिया ताकि क्या किया जा सके, आपको रिवीजन करवाई जा सके। तो अभी हीट वेव क्या है, जब नॉर्मल टेम्परेचर से 4-5 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हीट वेव का फेनोमेनन कहते हैं। तो अभी हीट वेव से क्या है, लोगों के अंदर हीट स्ट्रेस जनरेट होता है। ओके, और हीट स्ट्रेस से क्या है, लोगों की इवन आपकी हेल्थ वर्स से लेके डेथ तक हो सकती है। तो अभी हीट वेव होने का मेन रीजन हमें कहाँ मिलेगा, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में मिलेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, और इसका जवाब हमें जीएस पेपर 3 जो है उसमें जो एनवायरनमेंट है उसमें भी मिलेगा, कि कैसे 1850 से इंडस्ट्रियल एरा जब से स्टार्ट हुआ था तब से लेके अब तक बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुई, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट ट्रैपिंग होने लगी है अर्थ में, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। और वो हीट क्या कर रहा है, आपका लोगों का स्ट्रेस बढ़ा रहा है, लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है उसको घटा रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो हेल्थ है उसके साथ डिटोरिएशन के साथ ही आपका एक सोशल वल्नरेबिलिटी आप इसमें देख सकते हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है। ओके, सपोज अभी ये जो भाई साहब है, अभी आप देख सकते हैं हीट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होके कहीं रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट के लिए भी इनका जगह नहीं है। अभी अगर इनको हेल्थ में इश्यूज आ जाती है, ओके, और अनफॉर्चुनेटली इनका डेथ हो जाता है, तो इनका जो फैमिली है वो क्या है, आपका स्ट्रेस में आ जाएगा। तो एक सोशल स्ट्रेस आप हेल्थ का देख सकते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेस आपका हेल्थ, इकोनॉमिक स्ट्रेस आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ हीट वेव। तो इसको अभी क्या करना है, आपके जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है,
उससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज में देखें तो पेड़ पौधों को बचा के रखना, ओके, जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो पेड़ पौधों में क्या करती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, या फिर इवन नेचर को पूजा भी किया जाता है। इसी के साथ जो विलेज एरिया में है उसमें जैसे मड हाउसेस बनाना, ओके, फिर प्रॉपर वेंटिलेशन रखना, इन सभी चीज़ों को हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं, तो इनका यूज़ किया जा सकता है। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट है वो हीट एक्शन प्लान ले सकती है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, ओके। देन आपका जो बजटरी एलोकेशन है डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में, उसमें एक्स्ट्रा एलोकेशन दे सकती है। और लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन ट्रांजिशन करके जो आपका ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है उसको घटा सकते हैं, ओके। फिर आपका जो ईवी का पॉलिसी है उसको ले सकते हैं ताकि हम वेहिकुलर जो इमिशन है उसको घटा सके। ग्रीन फ्यूल को इस्तेमाल कर सकते हैं इन इंडस्ट्रीज। तो ऐसे हजारों आप सजेशंस दे सकते हैं। मैं आपको, आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा सजेशंस, ओके। आप पूरा इसमें 1200 क्या, आप पूरे 1 लाख वर्ड में लिख सकेंगे, ओके। ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, बहुत कुछ लिख पाएंगे आप, ओके। चलिए आगे देखते हैं, बस कंटिन्यू रखिए पढ़ाई को, ओके। नेक्स्ट है, इंडिया सिटीज डिजर्व मोर देन टोकन डिसेंट्रलाइजेशन। अभी सिटी के प्रॉब्लम के बारे में बात की जा रही है। तो अभी डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया अंडर 73rd अमेंडमेंट। आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया 74th अमेंडमेंट के तहत। आपका जो अर्बन लोकल बॉडीज है, ओके, या फिर अर्बन पंचायत है उसको पावर किया गया। लेकिन ये क्या है, लेटर एंड स्पिरिट में नहीं देखा जा रहा है, ओके। लेटर में तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखे तो इन चीजों का मेंशन हुआ है। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट है उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए हर स्टेट को अपने म्युनिसिपैलिटी को एम्पावर करने के लिए एक्ट पास करना होता है। और उस एक्ट में जो आपकी टोटल सब्जेक्ट दी गई है कि 18 सब्जेक्ट में म्युनिसिपैलिटीज काम कर सकती है, तो उन 18 सब्जेक्ट को पावर का डिवोल्यूशन करना होगा। लेकिन अभी क्या है, लगभग 25% ही डिवोल्यूशन किया गया है 18 सब्जेक्ट से। तो अभी ये सभी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि 18 फंक्शन कहाँ मेंशन है 12th शेड्यूल में, ओके। तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 12th शेड्यूल का जो 18 फंक्शन है उसका सिर्फ 25% ही क्या हुआ है, डिवोल्यूशन हुआ है। जिसकी वजह से क्या है, अर्बन बॉडीज जो चुनी हुई बॉडी है उनका जो आपका काम करने का क्षमता है वो नहीं है, टैक्सिंग पावर बहुत कम है, ओके, कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। 75% जो कमाई है या फिर जीडीपी है देश का, वो आपका अर्बन एरिया से ही आता है। लेकिन अर्बन एरिया क्या है, अनसस्टेनेबल है आज के समय पे, पोल्यूशन में बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल है। हेल्थ क्राइसिस जनरेट होती है, पेंडेमिक जैसे प्रॉब्लम देख सकते हैं आप। फिर आपके हेल्थ इश्यूज में डिफरेंट वाटर बोर्न डिजीजेस आप देख सकते हैं, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो आपके, फिर आप डेंगू हो, ओके। तो ये सभी प्रॉब्लम देख सकते हैं। फिर आपका फ्लड का प्रॉब्लम, जो रिकरिंग फ्लड का प्रॉब्लम है ड्यूरिंग मॉनसून, तो ये देख सकते हैं। तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज को जो पावर है उसको डिवोल्यूशन करना होगा, पावर का डिवोल्यूशन। देन आपका जो इनका फिजिकल कैपेसिटी है उसको बढ़ाना जरूरी होगा। इंडिपेंडेंट प्लानिंग करने देनी होंगी विदाउट एनी इंटरवेंशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। और जो पैरेलल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाती है बाय स्टेट गवर्नमेंट, उनको भी आपका खत्म करना होगा और जो पावर है वो म्युनिसिपैलिटीज को देना होगा। बाकी अभी ध्यान रखिएगा, ये जो पहला आर्टिकल है इससे ये सेकंड आर्टिकल मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने इसको सेकंड में रखा है। तो अभी रेनफॉल का सीजन है, मानसून का सीजन, तो अभी इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आप देखें तो सिटीज एरिया में फ्लड का प्रॉब्लम जो होता है, ओके। तो ये फ्लड का प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज आपका कि जो अर्बन प्लानिंग है बेटर नहीं है, ओके। फिर अर्बन एरियाज में जो आपका स्टॉर्म वाटर का ड्रेनेज होता है वो उसका कैपेसिटी बहुत कम है। जबकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेनफॉल का जो पैटर्न है वो बहुत इरेटिक हो रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ओके। जो आपके नाले हैं उसमें आपका सीवेज भी जाता है, तो उसमें अभी क्या है, आपका बर्डन जो है ड्रेनेज में उसमें बढ़ रहा है, लेकिन ड्रेनेज का साइज नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि अर्बन लोकल बॉडीज को और एम्पावर करनी जरूरी है, उनको और फाइनेंशियल रिसोर्सेस एलोकेट करना जरूरी है। तो उससे क्या होगा, जो वाटर है उसको हम डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, एक तो ड्रेन जो है वो लेके चली जाएंगी जितना सकता है, उसके बाद बाकी जो वाटर है उससे हम क्या कर सकते हैं, आपके अदर जो वाटर बॉडीज है उसको रिवाइव कर सकते हैं। जैसे सिटी एरिया में आपका जो वेटलैंड है उसको फिर रिवाइव करना, ओके। फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, ओके। फिर जो आपके सिटी एरिया में वाटर का प्रॉब्लम है तो उसे हम रेन वाटर को हार्वेस्टिंग कर सकते हैं कि बिल्डिंग का डिजाइन ऐसे करें कि जो रेन वाटर है वो आपके क्या करें, बिल्डिंग के जो भी टैंक है उसमें
में भर जाए, ओके, उससे वाटर क्या हो, सेव हो और फ्लड का प्रॉब्लम दूर हो, प्लस वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम भी दूर हो। तो बहुत कुछ सजेशन आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वुमेन एम्पावरमेंट के थीम के ऊपर, और इसमें स्पेशली कौन से सेक्टर में या फिर सेगमेंट में, डिफेंस के सेगमेंट में। तो हाल ही में क्या है, आपका जो 17 वुमेन कैडेट है ग्रेजुएट होने जा रही है फ्रॉम नेशनल डिफेंस एकेडमी, ओके, हो गई है ऑलरेडी ऑन फ्राइडे। तो अभी डिफेंस में एक आपका जो कन्वेंशनल थिंकिंग है, ये सोच है कि डिफेंस का सेगमेंट सिर्फ मेन के लिए ही है, ओके, क्योंकि मेन आपका फिजिकली स्ट्रांग है तो वुमेन को कंपैरेटिवली देखा जाता है कि वीक है, ओके। तो ये एक क्या है, आपका सोच में फैलेसी है। तो आज के समय पे आप देखें तो डिफेंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 1-to-1 हैंड कॉम्बैट करना है, ओके, बंदूक चलाना है जो ऑटोमेटिक है, फिर ये आपके फ्लाइट को जेट फाइटर्स को उड़ाना है, तो उसमें क्या है, आपका दिमाग लगता है या फिर आपकी जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी हम दिमाग से, इंटेलेक्चुअल से उसको चला सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, अभी वुमेन को पुराने सोच की वजह से पीछे रखना इन डिफेंस, ये क्या नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, और ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का इक्वालिटी का, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन का वायलेशन है। तो इसीलिए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने आपका 2020 में वर्डिक्ट दिया कि वुमेन को भी क्या है, परमानेंट कमीशन करना जरूरी है तीनों ही फोर्स में, ओके, आपका वो नेवी हो, चाहे आपका एयरफोर्स हो, चाहे वो आपका आर्मी हो। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने आपका पॉजिटिव स्टेप इसमें लिया है ताकि वुमेन को भी डिफेंस में इंक्लूड किया जा सके, और वुमेन का जो एम्पावरमेंट है उसको सिर्फ एक सेगमेंट में करने से नहीं होगा, ओके, हर सेगमेंट में करना होगा। तो उसमें एक सेगमेंट आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्मी के रोल के बारे में, ओके, वुमेन कैसे रोल प्ले कर सकती है आर्मी में। और हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर में भी आप देख सकते हैं कैसे वुमेन ने लीड किया, ओके। तो उस लिहाज से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है ये पूछे जा सकते हैं, ओके, और सब्सटेंशिएट करना होगा आपको मेंस में। बाकी जो केस कौन सा था जिसमें परमानेंट कमीशन के बारे में कहा गया वुमेन का इन आर्मी, बबीता पुनिया केस, तो इसको भी अगर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं मेंस में तो अच्छा होगा, ओके। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द ट्रूथ बिहाइंड टेक रेवोल्यूशन। तो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के पीछे क्या ट्रूथ है, कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो मैं इसमें ये आर्टिकल लाने का मेन वजह ये है कि आपको समझा पाऊं कि जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक साथ जुड़ी हुई है, ओके, ये एक दूसरे को सब्सटेंशिएट करती है या फिर एक दूसरे की परिपूरक है, ओके। तो इसमें देख सकते हैं जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 18 to 19 सेंचुरी, उसका होने का वजह क्या है, जो स्टीम इंजन है, मैकेनिकल लूम्स है, उसके वजह से, ओके। और इसके वजह से ये जो डेवलपमेंट है कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ, जब रेनेसांस आया था, ओके, जब लॉजिक का, साइंस का डेवलपमेंट हुआ था। तो इसने क्या किया, यूरोप को डेवलप किया, लेकिन एक नेगेटिविटी क्या आई कि यूरोप के जो डिफरेंट नेशंस थे, जैसे इंग्लैंड हो, फिर आपके पोर्तुगाल हो, फ्रांस हो, इन्होंने कॉलोनाइज करना चालू किया डिफरेंट रीजन को, ओके। फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखे तो लेट 19 और अर्ली 20 सेंचुरी में आया, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस था, ओके, तब इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा सर्च होने लगा, और इससे क्या है, जो लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखे तो ये डिजिटल रेवोल्यूशन है, ये फर्स्ट फेज ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन है, ओके, जिस जो लेट 20 सेंचुरी में हुआ, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आना, इंटरनेट का आना, कंप्यूटर का आना, ओके। तो ये क्या किया इसने, आपका गीग इकोनॉमी का सर्ज हुआ, आउटसोर्सिंग करने लगे। फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है अभी चल रहा है 21st सेंचुरी में, एआई है, रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ओके, जो हाइपर ऑटोमेशन कर रहा है और एक न्यू एक्सक्लूजन कर रहा है। न्यू एक्सक्लूजन मतलब अभी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम और बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, ओके, प्लस इसका अच्छा बुरा दोनों ही है, ओके। फिफ्थ जो है वो एमर्ज कर रहा है, ओके, जैसे न्यूरा लिंक, ओके, लोगों का क्या है, ब्रेन को आपका आपका कंप्यूटर से लिंक करके एक्टिविटीज करवाई जा सकती है। तो ये फिफ्थ एमर्जिंग है। तो एमर्जिंग के बारे में ये पूछा जा सकता है, ओके। अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, पूछा जा सकता है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आपका डिफरेंट स्टेजेस पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर
वन में और सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ओके, फिर आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में भी कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें एक आउटलाइन मिल गया है आपको। इसमें अभी आप क्या है, आपको 1200 शब्द में पूछा जाता है, अगर ये हर पेज में भी 200-200 शब्द लिखे तो 1000 तो हो ही रहा है। ओके, तो वैसे आपको चीजों को देखना जरूरी रहेगा। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ।